हे एवरीवन, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महान्यायवादी और CAG। ठीक है, इसको हमें कवर करना है। नोट्स देख लेते हैं पहले। देखिए, तो हमारा जो संविधान है उसके तहत महान्यायवादी या उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पद का जो है प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल हमारा 76 है उसके अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, उतनी अर्हता रखता है, उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। कौन सा हमारा आर्टिकल है? आर्टिकल 76(1). ठीक है, और क्या उसकी जो है जो महान्यायवादी होंगे उनकी जो है योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं उनको राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अब आर्टिकल हमारा 76(2) में क्या है कि इसके अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित या सौंपे। ठीक है, तो क्या कर्तव्य होगा इनका? कर्तव्य ये है कि विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें जो भारत सरकार को, किसको सलाह देंगे? भारत सरकार को सलाह देंगे। विधि संबंधी विषयों पर सलाह दें और विधिक स्वरूप को जो है स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे। जो राष्ट्रपति का निर्देश हो उसके अकॉर्डिंग जो है विधि की सलाह जो है गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार क्या है? इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो राज्य के जितने न्यायालय हैं उस क्षेत्र में, उनमें सभी में सुनवाई का अधिकार उनको होगा अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए। अब देखिए 76(4) के अनुसार महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। कब करेंगे? महान्यायवादी भारत के हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके जो है प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो उनका कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि क्या है, जो राष्ट्रपति जो है अवधारित करते हैं उतना ही उनको पारिश्रमिक वो प्राप्त होगा। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो महान्यायवादी होंगे उनको अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं, वो मेंबर नहीं है तो मतदान का अधिकार उनको नहीं होता, लेकिन वो दोनों सदनों में शामिल हो सकते हैं। इसे एक संसद का सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। तो ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल होंगे उनको संसद के सदस्य जो पार्लियामेंट के मेंबर की तरह सभी जो है उनको जो जितने भी भत्ते विशेषाधिकार हैं सब कुछ उनको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 165(1) है। तो इसमें जैसे राज्य के लिए स्टेट सेंटर के लिए थे, वैसे ही राज्य के लिए राज्यपाल उच्च न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, इसमें क्या था उनको कहते थे, इनको कहते थे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ठीक है, 76 में था। और 76 में वो था। 165(1) में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता रखते हो ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट नहीं, हमारे राज्यपाल जो है गवर्नर, ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जो आपका स्टेट के केस में एडवोकेट जनरल है उनको नियुक्त कर देंगे। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार राज्य सरकार को विधिक सहायता, सेम वही है जो 176(2) में था कि जो है विधिक सहायता जो है परामर्श जो है देंगे किसको? राज्य को। ठीक है, विधिक सहायता जो क्या होगी? प्रथम विधिक सहायता जो है वह राज्य के प्रथम विधिक सलाहकार होंगे। क्या होंगे? प्रथम विधिक सलाहकार होंगे राज्य के वो। ठीक है, 165(3) के अनुसार है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो है आपका जो गवर्नर है वो जो पारिश्रमिक उनको देते हैं वो पारिश्रमिक उस तरीके का वो उनको प्राप्त होगा। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। ठीक है, कौन होंगे? भारत के कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग होंगे भारत के लिए। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 148(1). ठीक है, 148(1).
जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो जो हमारे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे उनको भी जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। वह अपने पद से केवल उसी जो है तिथि एवं आधारों से उसी रीति या आधारों से हटाए जाएंगे जिस रीति और आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इनको हटाने की वही सेम जो है होगी जो आपकी जो है रीति, जैसे कि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उनके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इन्हें पद से हटाया जाता है। अगर उनका कोई दुर्व्यवहार है या अयोग्यता है तो संसद के दोनों सदन, ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत के द्वारा उनको हटाया जा सकता है इस प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार की किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अपने पद पे नहीं होते हैं अपने पद के बाद वो भारत राज्य के सरकार के अधीन या किसी भी पद पर और किसी पद पर नहीं होंगे। ठीक है ना, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नहीं होंगे। इनका कार्यकाल 6 या 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं एग्जाम में, 665 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, उस पे जो है उनका जो है क्या होगा, कार्यकाल होगा 6 या 65 ईयर्स जो भी पहले की हो। इनको लोक लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति का क्या कहते हैं, आंख व नाक कहा जाता है, आंख व कान कहा जाता है, सॉरी ध्यान रखिएगा कि किसको कहा, कैग को कहा जाता है लोक लेखा समिति के आंख व कान। और इनका क्या होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 और 65 मतलब 6 साल तक का कार्यकाल और 65 वर्ष तक की आयु तक इनको जो है वो पद पर रह सकते हैं। तो लोक लेखा समिति की आंख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का जो है पूरा विवरण है उसको निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ लोक लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना, जो उनके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारे जो महालेखा परीक्षक है नियंत्रक, और वो स्टेट के लिए भी और अपने जो है सेंटर के लिए भी क्या करेंगे, राज्यों के लेखाओं और जो है अपने आपके क्या करेंगे, उसको संबंधी उनके जितने प्रतिवेदन होंगे उसको राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष उनको रखवा दिया जाएगा। BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया। ठीक है, तो क्या किएगा, संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैग होते हैं वो राष्ट्रपति को 3 लेखा जो है परीक्षा प्रतिवेदन करते हैं। कौन से, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पहला हमारा हो गया विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, फिर से देख लीजिए, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। 3 तरीके की लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाते हैं और इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों को संसद को अवगत करा देती है। तो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि के आयोग के अध्यक्ष और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए कानूनी विषयों पे कौन देता है, तो देख लीजिए हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो कानून विषयों पर जो है क्या करते हैं, भारत सरकार को परामर्श करते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होंगे वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देंगे और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, अब इम्पोर्टेंट है ये, देखिए ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है पद धारण करते हैं। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे पद कौन, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, लेकिन क्या के केस में नहीं है। उनका जो है कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष और 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष के तक के आयु के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो ये जो हमारे हैं भारत के कौन, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तुम्हारा बी हो गया। और भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, तो ये आपका है महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, तो ये आपका कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंफ्यूज नहीं करना है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में भी सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इनको होता है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके, विधि सलाहकार हैं किसके, लोकसभा भारत सरकार के, तो ये भारत सरकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, तो किसको होता है सभी न्यायालयों में। देखिए अब इसमें देखिए महाधिवक्ता को, महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को और उपयुक्त में से कोई। तो देखिए जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी को होता है। ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये हमारा हो गया 1। ठीक है, दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, तो वही जो अभी हमने देखा था, उससे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, कोई भी ऐसा नहीं है। संसद के सदस्य नहीं होते किसी भी सदन के, इसलिए उनको वहाँ पे वोटिंग का भी राइट नहीं होता, बल्कि वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा ये हो गया ए, 1 और 2 सही है। देखिए 1 और 2 क्या था हमारा, देखिए 1 और 2 एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए हाँ, देखिए हमने देखा था ना कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही था, उसमें वही योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत की महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में, और देखिए सदन में भी और सदनों की संयुक्त बैठक में भी और संसद की किसी भी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकते हैं। ठीक है, उनको बोलने का अधिकार होता है, जिनका उसमें नाम है उसी में बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, किंतु अपना मत नहीं दे सकते, ये अनुच्छेद 88 कहता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार ये चीज होती है कि जो है महान्यायवादी जो होते हैं तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अतः राष्ट्रपति को उन्हें पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार जो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो गया। देखिए पार्लियामेंट जो हमारा संसद होता है कि किसी सदन में सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है, तो हमें पता है कि कौन भाग लेते हैं, हमारे जो अटॉर्नी जनरल है या महान्यायवादी हैं। ठीक है ना, वो मेंबर तो नहीं होते लेकिन हाँ पार्टिसिपेट वो करते हैं और बोल भी सकते हैं, और किसी समिति में भी हो सकता है जिसमें उनका नाम हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो सिंपल सी बात है, कौन है हमारे, वो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, वो भाग लेने अटॉर्नी जनरल है, और एक में से अधिक ये भी ऑप्शन है ना, ई वाला भी, तो फिर से देख लेते हैं इसको, ये बीपीएससी का क्वेश्चन होगा आई थिंक। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है, चुनाव आयुक्त है और उपराष्ट्रपति। देखिए गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी सदन में कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, ये एक तो हमारा बिल्कुल सही है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है, तो उपराष्ट्रपति
भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर सही हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्य के सभा के सभापति के पद से हटाए जाने का प्रस्ताव सदन के में विचारणीय हो तो उस समय राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं रह जाते। इस दौरान वह सदन का हिस्सा होते हैं और इस संदर्भ में वह संसद में अपनी बात रख सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो महान्यायवादी ही होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होगी। तो ऐसे तो देखा जाए तो एक सही है, लेकिन जो है जो उपराष्ट्रपति हैं अगर उसमें ऑप्शन में है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में बोलने व अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये कौन है? ये हमारे अटॉर्नी जनरल है, यहाँ महान्यायवादी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो हमारे कौन है? ये हमारे महान्यायवादी हो गए। ठीक है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग लेने का किसको है? उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी को। उपराष्ट्रपति को भी अधिकार है और हमारे जो महान्यायवादी होते हैं उनको भी अधिकार है। ठीक है, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। वो कहाँ मंत्रिमंडल का सदस्य? उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा भी नहीं है ना, तो ये हमारा है सी और डी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, भारत का महान्यायवादी विचार करना है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सॉरी, ये सही है। लोकसभा की किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। तो 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 देखते हैं, सी है 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि क्या है? 88 में प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में जिसमें उनका नाम जो है सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकते हैं और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं है। ठीक है, कौन कौन? जो है प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी बोल सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, समिति में भी आ सकते हैं और जो है संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं और समिति में किसमें? जिसमें उनका नाम हो, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को और भारत की सुरक्षा सलाहकार को। तो हमारे ये है महान्यायवादी। सॉलिसिटर जनरल में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति कानूनी सलाहकार, कानून सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं जिन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अटॉर्नी जनरल तो हमने देख लिया। सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो हमारे जो कानूनी सलाहकार होते हैं सरकार के, और अटॉर्नी जनरल को जो है उनके कार्य के, उनके दायित्वों के निर्वहन में उनका सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। देखिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का सॉलिसिटर होता है, कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, प्रधानमंत्री का सलाहकार और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। तो देखिए, न्यायिक सलाहकार होते हैं। ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए, कानूनी जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो भारत के महान्यायवादी, एडवोकेट, राज्य की बात कर रहे हैं। देखिए, ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, राज्य की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सेंटर होता तो महान्यायवादी होता, लेकिन ये राज्य की बात है तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा। आंसर 2 हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता राज्य के एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, वो क्या है? महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। वो 165(2) आर्टिकल 165(2) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। और 165(1) में वह
क्या है ये, इसके अनुसार है 165(1) वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है। और 165(3) में क्या है, वह राज्य सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार है? कौन है राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार? तो देखिए महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता राज्य सरकार की बात हो रही है, ठीक है, महान्यायवादी संघ के केस में। अब देखिए राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो कौन अधिकृत है? तो देखिए हमारे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 151 में क्या है, ये उनके अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के लेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लेखों का रिपोर्ट जो है अपना परीक्षण कर राष्ट्रपति याद रखिएगा राष्ट्रपति को करते हैं। और अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को, तो स्टेट में भी और राज्य में भी वो जो करते हैं, स्टेट में जो आपके राज्यपाल को और जो है सेंटर में राष्ट्रपति को देते हैं उसकी रिपोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई? तो आर्टिकल 148 है, 148 के अंतर्गत, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो देख लीजिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारा कौन है? राष्ट्रपति को, हाँ राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति जो है आगे बढ़ा देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता है? तो है संविधान के द्वारा, ठीक है, संविधान के द्वारा ये किया जाता है। निम्नलिखित के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल 6 इयर्स होता है, 6 और 65, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) कौन सा है? 148(3) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों, कौन सा? वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको? वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, ठीक है। हाँ, अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों में 171 के अधिनियम के अंतर्गत किया है। उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 साल और 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अधिकतम 65 साल तक वो जो है रह सकते हैं पद पे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना हमें, देख लीजिए। देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं, ये सही है। और कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये सही नहीं, क्योंकि वो 665 संविधान के अनुसार होता है। और ये हमारा सही हो गया। उनके सर्वोच्च वेतन उनका जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान उनका वेतन होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते, बल्कि उसे उसी रीति से जो है और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची का प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेनावृत्ति जो है सेनानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। देखिए थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और हमें सारे सब्जेक्ट को कवर करना है इतने ही दिनों में, और उसको रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड बहुत फास्ट हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा एक बार, तो मैं कोशिश करूँगी उसको थोड़ा और स्लो करूँ। लेकिन हमें करंट अफेयर्स भी करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। अगर क्लियरिटी नहीं आ पा रही है तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं, उस जो है उसमें मैं देखूंगी, मैं स्पीड को और थोड़ा कम कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ठीक है, तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो देखिए किसके समान, हमने बताया था ना कि ये मुख्य जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो ठीक है, सी हमारा आंसर हो गया सही। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? किसका नहीं किया जाता? राज्य की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, आकस्मिक जो निधि है और लोक लेखाओं में से होने वाले सभी व्ययों की लेखा का परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, और जो हमारा है सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि लेखाओं के सभी व्यापार निर्माण लाभ हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये जो है नहीं करते वो। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए भारत में नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है उनके सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करते हैं वो, बल्कि इसका लेखा परीक्षण करते हैं। नियंत्रण एवं लेखा महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। कौन से? पहला तो ये कि वह केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों और लेन देन की लेखा परीक्षा करते हैं, पहला ये। दूसरा है वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा का परीक्षा करते हैं। तीसरा है वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करते हैं। चौथा है राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करते हैं। और पांचवा है वह सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा, देखिए अपने नाम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, तो वो नियंत्रक का काम अपने नाम के अनुरूप वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण नहीं करते हैं लेकिन उसकी सिर्फ परीक्षा करते हैं ये। जबकि ब्रिटेन के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार उनके पास है। हमारे यहाँ नियंत्रण का काम नहीं करते, नाम तो है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, लेकिन नियंत्रण का काम ना करके सिर्फ परीक्षण का काम करते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो दोनों प्रकार के अधिकार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग के कार्यकाल का क्या महत्व है? देखिए कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। ठीक है, दूसरा है कैग के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये हमारा दूसरा जो है हमारे हिसाब से, अच्छा जिसमें 4 ऑप्शन है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानूनी उल्लंघन किया, ये भी सही है। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों की लोक लेखा और लेखा जाते समय वह कानून का उल्लंघन करने पर अभियोग लगा सकें। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर है वो सी है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, 3 सही है और 2 सही है, 4 नहीं सही है। ऐसा जो है वो नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई उनके पास राइट नहीं होता है कि वो उनको जो है पनिश कर सके। अब देखिए राजकोष पर देखिए कैग की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत नियंत्रण तो रखते ही नहीं है, ये कंट्रोल नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ परीक्षण कर सकते हैं। और यहाँ पे कैग के मंत्रालयों द्वारा कानूनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों में जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श कर सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो हमारा ये दोनों हो गया। अब देखिए इस पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण और अधीक्षण शक्तियां प्राप्त हैं। विशेष नियंत्रण और अधीक्षण शक्तियां प्राप्त हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध इन्हीं के प्रतिवेदनों के आधार पर क्या होता है, जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध जो है पत्र दाखिल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसको है? तो यह संसद को है। ठीक है ना, संसद को जो है उनकी टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है और ये आरओ में आ चुका है। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी की उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित है? तो कौन उपस्थित होते हैं? तो देखिए इसमें है जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संसद की जो है लोक लेखा समिति की बैठकों में, इंपॉर्टेंट है ये, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित होता है? तो वह है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में भाग ले सकते हैं। संविधान के 149 के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है? तो ये आपका 149 है। ठीक है, 149। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अपने पद से उसे हटाया जाता है। कैसे? तो देखिए, दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति की संस्तुति के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब ये हमारा बी होना चाहिए, दोनों सदनों के संबोधन पे। अच्छा, संबोधन पे नहीं, दोनों सदनें जो है, जो दोनों सदन क्या करेंगे जब वो पारित कर देंगी, वो न्यायाधीश जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके अनुसार। देखिए इसमें देख लेते हैं एक बार, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेंगे। क्या है? नियुक्ति जो है कौन करेगा? जो है हमारे राष्ट्रपति करेंगे और उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस पे? 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन, देखिए जो समावेदन होगा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होनी चाहिए। इसलिए मैंने सदन वाला दिया था क्योंकि सदन में चीज पारित होती है। अब ऑप्शन कोई एप्रोप्रिएट नहीं था। ठीक है, ऐसा समावेदन संसद के एक ही सदन में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो समावेदन है संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार निम्नलिखित में एक मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। किसके? लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों की मध्यस्थता नियंत्रण और महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, देखिए किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ठीक है, तो जो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है, लेखा परीक्षण को अलग कर दिया गया और आपका नियंत्रण और महालेखा परीक्षण का कार्य केवल सरकारी लेखा समिति तक सीमित रह गया। तो आपका है 1976। ठीक है, देखिए 1976 में CAG क्या है? कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के संशोधन कब? 1976 में संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और केवल केंद्र सरकार को लेखा परीक्षा ऑडिटिंग तक ही सीमित रखा गया। ठीक है, अब देखिए 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रण की कर्तव्य शक्तियां और सेवा स्थित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षा को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है। जो कैग है उनको लेखों के अधिकार जो है उनके उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है। ये संशोधन है 1976। महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्ति और सेवा स्थित अधिनियम 1971 के द्वारा 1976 में संशोधन कर लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। और नेक्स्ट हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है।
देखिए ये हमारा डी है, दोनों ही सही नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई अलग से ऐसा नहीं होता। देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 165(1) किसके 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता, जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है राज्य के राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल के जो है सलाह से जो है अपॉइंट करेंगे, ये उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अतः गलत था, नहीं गलत हो गया। सलाहकारी अधिवक्ता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। जो सलाहकारी जो अधिकारिता होती है वो 143 के तहत न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। जो उच्च न्यायालय हैं उनकी जो अधिकारिता होती है वो मूल और अपीलीय होती है, तो दो भी गलत हो गया। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो ये हमारे हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों की लोक निधियों के सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करते हैं और उन्हें लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। भारत के सीएजी क्या कार्य करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में नहीं, लोक वित्त संरक्षण के, ये बिल्कुल सही है, लोक के वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार ये नहीं होते, अटॉर्नी जनरल होते हैं। उपर्युक्त सभी के संरक्षण के रूप में, तो ये गलत हो गया, दूसरा हमारा सही है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि भारत की या किसी राज्य के संचित निधि में समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो देखना है, हमें बताना है। लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आता है, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन, और हमारा सही है व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन। ठीक है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यावसायिक जो है बैंकों के कार्य का निष्पादन। तो देखिए लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के निष्पादन से नहीं है, तो ये हमारा हो गया सही। और अब देखिए ये जो है टॉपिक खत्म हो गया। वरीयता का जो अनुक्रम है वो हम जो है देखेंगे, वरीयता अनुक्रम। तो वरीयता अनुक्रम छोटा सा है तो इसे भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए नोट्स देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, जो अगर कोई राजनीतिक समारोह है तो होता है इसका। देखिए 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में जो वरीयता क्रम है, राष्ट्रपति पहले नंबर पे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल पहले नंबर पे, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तीसरे नंबर पे राज्यों, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल और पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का पे उप प्रधानमंत्री, 6 पे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश और 6 पे ही लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं और फिर 7 पे है कैबिनेट के मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और 7 क में है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8 में है भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकार राजदूत और राष्ट्रमंडल सदस्यों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, और फिर 9वें में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 क में है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 10वें में है राज्य के उपसभापति, राज्य के सभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य मंत्री। ठीक है, 11वें में है भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल, जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो ये आपको ना बार बार 2-4 बार आपको देखना होगा, उसके बाद आपको ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएगा चीजें। देखिए निम्नलिखित अधिकारियों पर जो है विचार करना है, उनको सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है चौथा, देखिए दिए गए अधिकारियों की अग्रता में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिपरिषद के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत सरकार की प्राथमिक सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो ये जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है,
देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम में कौन है? देखिए पहला राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और तथा उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और लोकसभा अध्यक्ष के वरीयता क्रम के समकक्ष हैं। अब इसके ऊपर जो है छठे नंबर के ऊपर 5 लोग और आते हैं। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आते हैं? तो देखिए सबसे जो है इसमें सबसे पहले राज्यपाल आएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद जो है सीरीज होगी। भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिव। सबसे ऊंचे पद के सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होंगे। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वह मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख हैं। वह देश के वरिष्ठतम लोक सेवक होते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है संसद। ठीक है, तो संसद हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।